हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर सेकंड है आपका, भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे, कॉन्करेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आज हम इस पेपर के वन लीनियर यानी कि पॉइंट टू पॉइंट इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास में जो आपकी यूनिट फर्स्ट रहेगी, पूरी यूनिट को हम खत्म करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर आएंगे, चारों चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट वन लीनियर हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड, इसकी एक क्लास सब्जेक्टिव हो चुकी है, लेकिन अब हम सब्जेक्टिव ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे, वन लीनियर पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जब हमें पता है कि पेपर हमारा 90% 99% कह सकते हैं एमसीक्यूज ही होगा, तो फिर सब्जेक्टिव में हम टाइम वेस्ट क्यों करें। तो इसमें इस तरीके का कंटेंट आपको YouTube पर बीएड को लेकर के तो नहीं मिलेगा, कोई नहीं कराएगा जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। इसमें देखिए पॉइंट टू पॉइंट जहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है वही सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। पूरी यूनिट इसमें हम खत्म करेंगे, 4 चैप्टर आपके यूनिट में रहेंगे। और इसी तरीके से सिर्फ शायद 4 ही यूनिट है, तो 4 क्लास में हम आपका पूरा पेपर ये खत्म कर देंगे। एंड अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको मिलता क्या क्या है पेड नोट्स में, आपको सब्जेक्टिव कंटेंट मिलता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड आपको वन लीनियर पॉइंट टू पॉइंट फुल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इस तरीके से आप देख रहे हैं और इस क्लास में पढ़ेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं। और चैप्टर फर्स्ट से हमने जो पॉइंट्स उठाए हैं पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ होता है प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो बिल्कुल शुरुआती दौर में दी जाती है, बिल्कुल शुरुआत में दी जाती है, उसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में दी जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है, देखिए वन लीनियर को पढ़ने का आपका बेनिफिट ये है कि ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो उसमें आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। यहां पे आपको सीधे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना है ना, और सारे पॉइंट्स आपको याद भी कर लेने हैं। प्राथमिक शब्द का अर्थ होता है प्रारंभिक या मुख्य या फिर बुनियादी। आपसे पूछ लेगा प्राथमिक शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रारंभिक, मुख्य, बुनियादी या फिर उपरोक्त सभी। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आप लगा देंगे उपरोक्त सभी, अन्यथा आप हो सकता है प्रारंभिक लगा दें या मुख्य लगा दें या बुनियादी लगा दें। ऑप्शन आपका गलत भी हो सकता है। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा या बुनियादी शिक्षा से होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था मानी जाती है। कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक की अवस्था बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था मानी जाती है, तो आप क्या निशान लगा करके आएंगे, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की अवस्था बालकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवस्था मानी जाती है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रथम सोपान है। संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रथम सोपान है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो आप निशान लगाएंगे प्राथमिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का मस्तिष्क 90% विकसित हो चुका होता है। सन कितने वर्ष तक, 5 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क का विकास कितना होता है, 90%। सन 1937 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। किस सन में, 1937 में। किसने की थी, गांधी जी ने। क्या, बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, जिसमें 7 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की कक्षा जो है वो 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव किया गया था। फिर से पढ़िए इस पॉइंट को। सन 1937 में किसने, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बालक थे, 7 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की आयु वर्ग के बालक थे। ठीक है, उनकी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क करने का प्रस्ताव किया गया था। प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, और उस शिक्षा को कहा जाता है जो प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी होती है, जो
प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी होती है। वही अगर माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी होगी तो क्लास वही रहेगी कक्षा 6 से 8 तक, लेकिन उसको निम्न माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न माध्यमिक शिक्षा। दोनों में अंतर है। यहां अगर प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी है तो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी है वही कक्षा तो उसे हम निम्न माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं। इससे बेहतर, इससे बेस्ट कोई नहीं करा सकता। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिस शैक्षिक संरचना को निर्धारित किया गया है वो है 10+2+3। ये बात 1986 की हो रही है। इस संरचना के अनुसार 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर है, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर है और 2 वर्ष का हाई स्कूल स्तर है। तो 5 वर्ष ये, 3 वर्ष ये और 2 वर्ष ये, कितने हो गए? 10 हो गए। 5 3 8 2 10 वर्ष हो गए, यानी कि इतना कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात 2 का मतलब क्या है? इसके पश्चात 2 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर आता है। 2 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर आता है, अर्थात इंटरमीडिएट स्तर आता है। फिर ये जो 3 बचा, इसके बाद 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम होगा। यही 10+2+3 की संरचना है। ओके। अब बात आती है एनईपी 2020 की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए जिस शैक्षणिक संरचना को निर्धारित किया गया है वो क्या है? 5+3+3+4। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता है कि 5+3+3+4 में आखिर है क्या। देखिए, यह 3 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5+3+3+4 ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो शैक्षिक संरचना है, ये एनईपी 2020 के तहत है। इसमें 3 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है। अब इसको हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। 5 का मतलब ये है 5 वर्ष की आधारभूत, जिसको फाउंडेशनल अवस्था भी कहते हैं। इसमें 3 साल का तो प्री प्राइमरी निकल जाएगा, उसके बाद ग्रेड 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है। 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल होगा, फिर ग्रेड आ जाएगा 1 और 2। ठीक है। 5 साल ये निपट गए आपके। फिर 3 साल आते हैं। 3 वर्ष की प्रीपैरेटरी स्टेज आती है। प्रीपैरेटरी स्टेज जो है इसमें कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे आ जाते हैं। फिर 3 वर्ष की मध्य यानी कि या फिर इसको उच्च प्राथमिक अवस्था भी कहते हैं। इसमें आपका क्या आता है? कक्षा 6, 7, 8 या ग्रेड 6, 7, 8 आ जाता है। 4 वर्ष की उच्च या माध्यमिक अवस्था, ग्रेड 9, 10, 11, 12। ओके, ये हमारी 4th 1 स्टेज है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैदिक काल की। देखिए, वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। डियर फ्रेंड, बालक की शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार से होता था। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, प्रव्रज्या संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में आपका उपनयन संस्कार होता था। वैदिक काल में उपनयन संस्कार और शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत था डियर फ्रेंड, एंड शिक्षण प्रणाली मौखिक थी। बौद्ध काल की अगर बात करें, बौद्ध काल में शिक्षा मठों में दी जाती थी। ऊपर अभी हमने पढ़ा शिक्षा गुरुकुलों में दी जा रही थी और बौद्ध काल में शिक्षा मठों में दी जाती थी। यहाँ पे जो शिक्षा का आरंभ हो रहा था वो पब्जा संस्कार यानी कि प्रव्रज्या संस्कार से होता था। ऊपर आपका उपनयन संस्कार हो रहा है यहाँ पे वैदिक काल में, बौद्ध काल में प्रव्रज्या संस्कार हो रहा है। शिक्षण प्रणाली यहाँ भी मौखिक ही है, लेकिन यहाँ शिक्षा का माध्यम संस्कृत है वैदिक काल में। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम आपका लोक भाषा यानी कि पाली थी। ओके, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब एक स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को 6 माह तक सिद्धि रस्त का अध्ययन कराया जाता था। अब आपसे पूछ लेगा कि जो है ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ये चीनी यात्री वेनसोंग ने कहा है। तो हमने वैदिक काल समझ लिया, बौद्ध काल समझ लिया। अब हम बात करते हैं मुस्लिम काल की। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा मक्तबों में दी जाती थी।
पहले गुरुकुलों में दी जा रही थी, बौद्ध काल में मठों में दी जा रही थी, मुस्लिम काल में वही शिक्षा मकतबों में पहुंच गई। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतबों में मुल्ला मौलवी शिक्षण कार्य करते थे। मकतब में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। वैदिक काल में वही संस्कार उपनयन हो रहा था, उपनयन संस्कार। बौद्ध काल में वही संस्कार प्रव्रज्य संस्कार होता था। मुस्लिम काल में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी। इस रस्म में क्या होता था, बिस्मिल्लाह के कुछ अंश बच्चे से दोहरवाए जाते थे। अगर बच्चा बिस्मिल्लाह के वो अंश नहीं दोहरा पाता था कुरान के, तो उनको सिर्फ बिस्मिल्लाह शब्द का ही उच्चारण करवाया जाता था। मकतब में सर्वप्रथम लिपि का ज्ञान कराया जाता था। लिपि का ज्ञान सर्वप्रथम कराया जाता था किसमें, मकतब में, मदरसे में, गुरुकुलों में या मठों में। तो ये मकतब में करवाया जाता था, ध्यान रखिएगा। मकतबों में उच्चारण और लिखने पर विशेष बल दिया जाता था। डियर फ्रेंड, मकतबों में उच्चारण और लिखने पर विशेष बल दिया जाता था। मकतबों में किस पर विशेष बल दिया जाता था, उच्चारण और लिखने पर। इस तरीके से आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को है। किसको है, भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को है। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने सन 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की थी। कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। किसने की, राजा राममोहन राय ने की। कब हुई, 1819 में हुई। डियर फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहेगा उसकी यूनिट 1 जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कोई किताब उठाने की आवश्यकता नहीं, कोई मॉडल पेपर लेने की जरूरत नहीं, कोई इजी नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सारा कुछ यहीं से मिलने वाला है। और जिन्होंने हमारे नोट्स ले लिए हैं उनका तो कतई मतलब बहुत बेहतर वो कर पाएंगे। और जो हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं उनको ये सारे नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं पहले ही, आप तक बाद में पहुंचते हैं। पेड स्टूडेंट को पहले ही फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। देखिए, तो ये राजा राममोहन राय ने सन 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की। सन 1857 में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति कब हुई, 1857 ईस्वी में। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा कर कब लगाया, 1859 में लगाया। और सन 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई, 1882 में की गई। इसके किसकी अध्यक्षता में, विलियम हंटर की अध्यक्षता में, इसीलिए इसको हंटर आयोग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर के आया था। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर के कब आया, 1899 में आया था, 1899 में आया था। गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में अपना प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया था। किसने, गोखले ने। कब, 16 मार्च 1911 को। ठीक है, चलिए। सन 1926 में असम में, कहाँ प्यारे दोस्तों, असम में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित किया गया। सबसे पहले 1926 में असम में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित किया गया 1926 में। और 1937 में 11 प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करके स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई। यानी कि 1937 में क्या हुआ, जो 11 प्रांत थे उनकी जो उत्तरदायी सरकारें थी उनकी स्थापना करके जो स्थानीय स्वशासन था उसकी नींव रखी गई 1937 में। फिर क्या हुआ, 1 जुलाई 1957 को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। कब, 1 जुलाई 1957 को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं चैप्टर सेकंड पे। देखिए, चैप्टर सेकंड कहता है, इसमें हम जो बात करेंगे वो माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड बात करेंगे। शिक्षा के 3 स्तर माने गए हैं। शिक्षा के कितने स्तर माने गए हैं, 3 स्तर माने गए हैं। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। ये शिक्षा के 3 स्तर माने गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष के बालक और बालिकाएं कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों की उम्र क्या होती है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की उम्र 14 साल से 18 साल के बच्चे होते हैं जो कक्षा 9 से 12
तक की पढ़ाई कर रहे होते हैं। कक्षा 9 एवं 10 को उच्च माध्यमिक और 11-12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 9 एवं 10 को उच्च माध्यमिक, 11 और 12 को उच्चतर माध्यमिक कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा तर का फर्क है। किसका? दोनों में तर का फर्क है। यहाँ पे उच्च है, यहाँ पे उच्चतर है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट है कार्टर वी गुड के अनुसार। क्या कहा गया है? कार्टर वी गुड के अनुसार कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए होता है। ऐसा कार्टर वी गुड के अनुसार कहा गया है। भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करने के लिए सन 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कमाल के पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से भाग? एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो माध्यमिक शिक्षा थी, यानी कि जब हमको स्वतंत्रता नहीं मिली थी। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा, यानी कि जब हमको स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद जो हमारी माध्यमिक शिक्षा रही वो कैसी रही। इस तरीके से हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। सन 1852 में देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 32 थी। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉट, याद रखिएगा, मान्यता प्राप्त सन 1852 में देश में मान्यता प्राप्त, कौन? मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 32 थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ताराचंद समिति 1948 ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुमुखी बनाने की संस्तुति की थी। किसने? ताराचंद समिति ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT भी कहते हैं, ने 1975 में द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था। द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज किस सन में तैयार किया गया? 1975 में तैयार किया गया। किसने तैयार किया? NCERT ने तैयार किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षाओं और मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों और बौद्धिक प्रगति की जांच करना है। परीक्षाओं और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? परीक्षाओं और मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों, छात्र ने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी अचीवमेंट हासिल की है, उसकी बौद्धिक प्रगति, उसका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये जांचने के लिए हम परीक्षाओं और मूल्यांकन परीक्षाएं लेते हैं और बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा को भारतीय शिक्षा का एक निकृष्टतम तत्व स्वीकार किया गया है। ये जो स्टेटमेंट है वो राधाकृष्णन आयोग का है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की मानसिक और साहित्यिक उपलब्धियों की ही जांच करती है। इसमें विश्वसनीयता का अभाव है, विश्वसनीयता की कमी है। ये स्टेटमेंट मुदालियर आयोग के द्वारा दिया गया है। आगे बात करते हैं NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा को लेकर के क्या पॉइंट्स, क्या बातें कही गई हैं, उनको समझते हैं। पहली बात तो ये है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे, जो मेन है जहां से आपका ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन बन सकता है, वो पॉइंट्स हमने उठाए हैं। जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा होनी चाहिए। क्या है? ये कहा गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? बच्चे को किस तरीके से सिखाइए? उसकी घर की भाषा हो, उसकी मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा, यानी कि उस स्थान पर बोले जाने वाली, उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को अपनाइए, बच्चा जल्दी सीखेगा। त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के फार्मूले में लचीलापन रखा जाएगा। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे। यानी कि बच्चों के द्वारा जो सीखी जाने वाली 3 भाषाएं हैं, उनमें जो ऑप्शन दिया जाएगा वो राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे कि वो क्या चुनते हैं, जिनमें से कम 3 में 2 तो भारतीय भाषाएं होंगी, 1 आप कोई दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मिडिल स्कूल पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। NEP 2020 में ये बात कही गई है। ओके,
ये बात आपसे पूछेगा किसमें कही गई है, नीति 2020 या फिर 2009 या फिर 1986। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। कक्षा 6 से कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने की अवधि में 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे। पॉइंट क्या कह रहा है, समझा आपने? पॉइंट कह रहा है कि कक्षा 6 से 8 के जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण करने की अवधि, जब वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो 10 दिन वो बिना बस्ता के बिना बैग के स्कूल आएंगे। तब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञ जैसे कि बढ़ई हो गए, माली हैं, कुम्हार हैं आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे, यानी कि बैग नहीं लाएंगे। जो कुम्हार होंगे, बढ़ई होंगे, माली होंगे, उनके साथ वो प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी। ये बात कही गई है कि विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन या प्रवेश परीक्षा का जो एक तरीका रहेगा, है ना, वो पूरे देश में एक समान रहेगा। इसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना की जाएगी। क्या किया जाएगा? पॉइंट ध्यान रखिएगा, बुनियादी सुविधाओं से जो वंचित क्षेत्र हैं और समूह हैं उनके लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना की जाएगी। ये बात NEP 2020 में कही गई है। चैप्टर 3 आता है जिसमें हम उच्च शिक्षा से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, उच्च शिक्षा का अर्थ है ऊंची शिक्षा। उच्च शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ऊंची शिक्षा, अर्थात शैक्षिक संरचना के विभिन्न स्तरों में सबसे ऊंचे स्तर की शिक्षा उच्च शिक्षा कहलाती है। उच्च शिक्षा का अर्थ श्रेष्ठ शिक्षा है। विश्वविद्यालय बड़े स्थान हैं जहां नवीन खोजें की जाती हैं, मस्तिष्क का मस्तिष्क से टकराव होता है। यह ज्ञान का मंदिर है, संसार का प्रकाश है और उन्नत पीढ़ियों की मातृ संस्था है। इसके विद्यार्थियों को इन पर गर्व है। ये बात कार्डिनल न्यूमैन कहते हैं। इस पॉइंट बहुत अच्छा है इसलिए इसको डाला है, आपसे पूछ सकता है। कार्डिनल न्यूमैन का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अगला भारतीय शिक्षा आयोग का स्टेटमेंट है, विश्वविद्यालय वह स्थान है जहां पर सब अपने अपने योगदान के द्वारा सत्य की खोज करते हैं और अपनी शैक्षिक उन्नति के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ये बात कहने वाले भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 है। अगला है पॉइंट, यदि उच्च शिक्षा का कोई व्यावहारिक उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूं कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करना है। ये पॉइंट न्यूमैन का है, इनको जरूर रट लीजिएगा। आगे बात करते हैं, उच्च शिक्षा के अंतर्गत आपका स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते हैं। जो उच्च शिक्षा है उसके अंदर आपका स्नातक आ गया, आपका परास्नातक आ गया, या फिर कोई व्यावसायिक शिक्षा हो गई, कोई प्रशिक्षण हो गया, जैसे आपका B.Ed प्रशिक्षण कोर्स है, ये हमारे उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है, जिसमें 4 वाला भाग उच्च शिक्षा का है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो NEP 2020 में जो स्ट्रक्चर है उसमें उच्च शिक्षा का भाग कौन सा है? 5, 3, 3, 4, तो आप निशान लगाएंगे 4 पर। 4 जो है ये उच्च शिक्षा को इंडिकेट करता है। सन 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर UGC का गठन किया गया था। UGC का गठन कब किया गया? 1956 में किया गया, जिसका प्रमुख कार्य उच्च शिक्षा का समन्वय करना, इसके स्तर को बनाए रखना, विकास की निगरानी और उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना था। किसका काम था? UGC का गठन कब हुआ? 1956 में। UGC शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियमों को फ्रेम करता है। शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियमों को फ्रेम करने का काम किसका है? UGC का है। इस समय देश में 306 विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हैं, जिनमें 84 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। इस समय वर्तमान समय में विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं कितनी हैं? 306, जिनमें से 84 जो हैं वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भी इसमें सम्मिलित हैं। पॉइंट कहता है, ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन पोर्टल के अनुसार
वर्ष 2019-20 में विश्वविद्यालयों और संस्थानों की संख्या जो 2015-16 में 799 थी वो 1043 हो गई है। यानी कि जो संख्या विश्वविद्यालयों और संस्थानों की संख्या 2015-16 में 799 थी वो अब इस समय 1043 हो गई है। जबकि कॉलेजों की संख्या 15-16 में 39,071 थी वो वर्तमान समय में 19-20 में बढ़कर के 42,343 हो गई है। ठीक है। वर्तमान भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, फिर आपके आते हैं राज्य विश्वविद्यालय, फिर आते हैं समकक्ष या स्तर प्रदान विश्वविद्यालय, निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय, और फिर आते हैं आपके मुक्त विश्वविद्यालय। ये प्रेजेंट टाइम भारत में 5 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। इस समय देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 48 है। इस समय देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 48 है। इस समय देश में लगभग 386 राज्य विश्वविद्यालय हैं। इस समय देश में लगभग 126 समकक्ष या स्तर प्रदान विश्वविद्यालय हैं। इस समय देश में लगभग 327 निजी विश्वविद्यालय हैं। याद रखिएगा। ठीक है। सन 1882 में आंध्र प्रदेश में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1882 में। कहाँ की गई? आंध्र प्रदेश में की गई। बाद में क्या हुआ? इसका नाम बदल करके डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया। किसका नाम बदल करके डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय किया गया? राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का नाम बदल करके BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया। सन 1985 में राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना की गई। इग्नू की स्थापना 1985 में राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा की गई। सन 1947 में देश के विभाजन से पूर्व जब हमारा भारत बटा नहीं था, पूर्व भारत में कुल 21 विश्वविद्यालय थे। 1947 में देश के विभाजन के बाद भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 19 रह गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई। कब की गई? 4 नवंबर 1948 को की गई। अब एक वर्ड आपका आता है इसी चैप्टर में, स्वायत्तता। क्या आता है वर्ड? स्वायत्तता एक वर्ड आता है, हो सकता है आपसे पूछ ले। स्वायत्तता का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन का अधिकार, खुद के शासन का अधिकार, या फिर फ्रीडम, स्वतंत्रता। विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ हुआ विश्वविद्यालयों को उन सभी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए जिनके लिए उनकी स्थापना की जाती है। इसी को विश्वविद्यालय स्वायत्तता कहते हैं। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। जब हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी यूनिट फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% थी, और जो अब 2020 में बढ़ करके 77.7% हो गई है। सन 2020 के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% पाई गई, जबकि महिलाओं में ये दर 70.3% पाई गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया। जब संविधान का संशोधन 86वां संशोधन हुआ तब शिक्षा का अधिकार 2009 जो है वो सामने आया। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। शिक्षा की वार्षिक, याद रखिएगा, जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 मुख्यतः 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के छोटे बच्चों पर केंद्रित रिपोर्ट है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 जो है वो किस पर आधारित है, किस पर केंद्रित है? छोटे बच्चों पर केंद्रित रिपोर्ट है। अगला पॉइंट कहता है सार्वभौमिक नामांकन का अभिप्राय क्या होता है? सार्वभौमिक नामांकन का अभिप्राय निर्धारित प्रवेश आयु, यानी कि प्रवेश करने के लिए जो एक निर्धारित की गई उम्र है, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूल में प्रवेश दिलाने से संबंधित है सार्वभौमिक नामांकन। सर्व शिक्षा अभियान अधिनियम की शुरुआत सन 2001 में की गई।
इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1997 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना यानी कि KGBVP को जुलाई 2004 में शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आपकी जुलाई 2004 में शुरू की गई। 1 अप्रैल 2007 से इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। महिला समाख्या योजना की शुरुआत वर्ष 1989 में की गई। कब की गई? 1989 में की गई। आगे पॉइंट्स हमारे कहते हैं केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2001 को शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत की। कब की? 31 दिसंबर 2001 को शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत हुई केंद्र सरकार के द्वारा। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 1995 को। अच्छा, कितने ब्लॉकों में सर्वप्रथम की गई थी? सबसे पहले यह 2408 ब्लॉकों में शुरुआत हुई थी इसकी। वर्ष 1987-88 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अध्यापक शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1921 में की गई। कब की गई? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना आपकी 1921 में की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2018-2019 में प्रस्तावित किया गया। समग्र शिक्षा अभियान जो था वो 18-19 में प्रस्तावित किया गया और समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार के द्वारा 4 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान को किसके द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई? केंद्र सरकार के द्वारा। कब हुई? 4 अगस्त 2021 को इसको मंजूरी मिल पाई। 15 अगस्त 2007 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा की गई। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2007 को हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 में कहा गया है कि प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से कार्यान्वित कार्यक्रमों को शुरू किया जाना चाहिए। ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 में कहा गया है। अगला पॉइंट हमारा है बीते साल भारत में साइबर हमले और धोखाधड़ी के कारण करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। भारत जो है वो इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। ओके, हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जहां युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा मिले। ये बात प्रणब मुखर्जी ने कही है। आगे बात करते हैं। 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर को तृतीय जेंडर के रूप में पहचान दी गई है। ट्रांसजेंडर को तृतीय जेंडर के रूप में पहचान कब मिली? 15 अप्रैल 2014 को। किसने दी? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता भी मिल गई। केरल में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल स्थापित किया गया। कहां? केरल में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल स्थापित कहां हुआ? केरल में हुआ। आगे बात करेंगे। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी चलाई गई। ऐसा कौन सा देश है जहां ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी चलाई गई? तमिलनाडु। भारत में विभिन्न स्तरों की शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करने का कार्य सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र सन 1854 में किया गया। भारत में किस स्तर की शिक्षा किस उद्देश्य को लेकर के दी जाती है, यानी कि किस स्तर की शिक्षा का क्या उद्देश्य है, यह निश्चित किया गया वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। आगे एक पॉइंट आता है आपका प्रतिभा पलायन।
इसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें हम आपको सब्जेक्टिव कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं पहले तो चारों पेपर का, फिर उसका ऑब्जेक्टिव कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं चारों पेपर का, फिर ये जो वन लीनियर आप पढ़ रहे हैं ये हम प्रोवाइड कराते हैं चारों पेपर का। इतना कंटेंट आपको मिलता है, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं। नंबर जो दिया गया है इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, आपको कोई इजी नोट्स नहीं पढ़ना, कोई मॉडल पेपर नहीं खरीदना, चाहे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। प्रतिभा पलायन का अर्थ होता है कि एक देश की प्रतिभाओं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, खिलाड़ी अथवा अन्य प्रतिभा संपन्न लोगों का रोजगार एवं शिक्षा के बेहतर अवसरों और अन्य सुविधाओं के कारण विश्व के दूसरे देशों में चले जाना प्रतिभा पलायन कहलाता है। मान लीजिए आप वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, साहित्यकार हैं, तो आप जो है वो उचित रोजगार की खोज में जब आप दूसरे देशों में चले जाते हैं तो ये प्रतिभा पलायन कहलाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जस्ट इसके बाद अब आपको इसी का यूनिट सेकंड की क्लास मिलेगी। ठीक है, यूनिट सेकंड की क्लास मिलेगी इसके बाद, और जब इसके चारों यूनिट खत्म हो जाएंगी फिर हम नेक्स्ट पेपर शुरू करेंगे। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।